वेलनेस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के विशेषज्ञ हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर इकावली गुप्ता जी की। डॉक्टर इकावली गुप्ता गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हैं और नॉर्मल व हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के विशेषज्ञ हैं। दूर दूर से रोगी यहाँ आते हैं व अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर इकावली गुप्ता जी से बातचीत की। हमारी टीम के साथ बातचीत करते हुए डॉक्टर इकावली गुप्ता ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। आइए करते हैं बातचीत डॉक्टर इकावली गुप्ता जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर इकावली गुप्ता जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं ऑब्स्टेट्रिशियन में दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के ये माहिर हैं और लंबे समय से गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि आप इसका जो सिनेरियो है जिसमें प्रेशर सिचुएशंस, वो पहले वाला ज़माना जब लोग काम करते करते बच्चों को जन्म दे देते थे, आजकल जैसे बहुत ही ये प्रेशर सिचुएशन है, जब कंसीव करने ही पहले प्रेशर सिचुएशन है और उसके बाद उसको मंजिल तक बचाना, क्या कहना चाहेंगे? पहले ज़माने में और आज के ज़माने में फ़र्क बहुत है। जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम खाना खा रहे हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, उन सब में बहुत फ़र्क है। पहले ज़माने में लेडीज़ अच्छा खाना खाती थी, खाने में कोई मिलावट नहीं होती थी, कोई इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स नहीं होते थे, खाना प्योर होता था, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, जैसे कि वो घर का भी पूरा काम करते थे, बाहर का भी पूरा काम करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नीचे स्क्वाटिंग पोजीशन में रहते थे। जो उनकी किचन होती थी वो भी नीचे होती थी। तो हमारे पास बहुत सारी मदर इन लॉज एंड मदर्स आती हैं, वो हमें बोलती हैं कि हमारे ज़माने में तो इतनी दिक्कत होती नहीं थी, हमने तो इतने अल्ट्रासाउंड नहीं कराए थे, हमें तो पता नहीं लगा कि कब पेन शुरू होगी और कब पेन शुरू होते ही डिलीवरी होगी। सो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका खाना पीना बहुत हेल्दी था, उनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी था, उनकी एक्टिविटी मतलब उनका जो वर्कआउट कह सकते हैं आजकल के ज़माने में, वो बहुत अच्छा था। ऑन द अदर हैंड आजकल हम लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, हमारी एक्टिविटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, हम घर से बाहर नहीं निकलते, हम वॉक नहीं करते, कोई भी और एक्टिविटी नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं, ऑयली फूड, फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा है। अभी आप फ़ोन खोलो, आपके फ़ोन पर ऐप हैं जिनसे खाना 1 मिनट में जंक फूड घर पर डिलीवर हो जाएगा। सो ये सारे कारण हैं कि पिछले ज़माने की प्रेगनेंसीज़ और आज के ज़माने की प्रेगनेंसीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एंड इसी कारण से हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ जो आप कह रहे हो कि प्रेशियस प्रेगनेंसीज़ अब इंक्रीज़ होती जा रही है। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जिसके नाम से ही लोग डरते हैं, ये चीज़ क्या है? किस चीज़ को हम लोग कहें कि अब हाई रिस्क प्रेगनेंसी के में वो जा रहा है पेशेंट, क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर आप शुरुआत से शुरू करो, है ना, हम बात करते हैं कि कोई भी लेडी अभी प्रेग्नेंट हो गई है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो उसी टाइम से हमने ये देखना ज़रूरी है कि उसकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क तो नहीं है। सबसे पहले जब आप फर्स्ट विज़िट के लिए डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपका वज़न कैलकुलेट करता है और आपकी हाइट के हिसाब से आपका बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करता है। सो अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो फर्स्ट उसी टाइम हमारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ जाते हैं। देन आपका बीपी चेक करते हैं। इनफैक्ट हर विज़िट में जब आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो बीपी चेक होता है। बीपी अगर हाई है देन दैट इज़ सेकेंड हाई रिस्क फैक्टर। शुगर की आजकल बहुत दिक्कत है। अगर आप देखोगे, आप सबके घर में कोई ना कोई होगा जो शुगर से पीड़ित है। प्रेगनेंसी में शुगर होना भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। सो शुगर अनदर हाई रिस्क फैक्टर हो जाता है। आजकल जो देखते हैं 7th-8th मंथ में लेडीज़ कंप्लेन करती है कि इचिंग, खारिश होनी शुरू हो जाती है। हम टेस्ट कराते हैं तो लिवर फंक्शन टेस्ट OTPT में दिक्कत आती है। सो वो भी एक हाई रिस्क फैक्टर बन जाता है। कुछ कारणों से आजकल प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाती। इनफर्टिलिटी की दिक्कत काफ़ी कॉमन है, जिसके कारण IVF, IUI की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये है देन अगेन इट इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। सो यही मेजर कारण है जो इसे हम कह सकते हैं कि आपको हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। डॉक्टर, इन सभी कंडीशंस में पेशेंट्स को भी आप कोई वेल जो
नॉलेजेबल डॉक्टर है उसके पास जाना चाहिए। उनको सेल्फ में विश्वास नहीं रखना चाहिए, उनको ऑनलाइन नहीं होना चाहिए कि हम लोग गूगल से ये देख लिया, हम लोगों ने केमिस्ट से पूछ कर ये मेडिसिन ले ली, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जैसे पहले हम देखते थे कि जो प्री मैच्योर बच्चे हैं बहुत ज़्यादा होते थे और वो कोई ना कोई नुक्स में रह जाता था, लेकिन आजकल आप डॉक्टर्स ने रेक्टिफाई किया है ये, और बहुत कम बच्चे जो ऐसे हैं जो आजकल प्रेगनेंसी के बाद 7th मंथ वाले भी 8th मंथ वाले भी बच्चे जो हैं वो बढ़िया अपने आप को मतलब उनमें बहुत ही कम नुक्स जो रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आप डॉक्टर्स ने आप उनको कैच इस तरह से किया है, आपने उनके साथ रिलेशन इस तरह से बनाया है कि आप लोग उसके दौरान भी उनके स्कैन्स कराते रहते हैं, उनको गाइड करते रहते हैं, और यही कारण है कि वो लोग अब इस प्रॉब्लम से बहुत कम ग्रस्त होते हैं। देखो साइंस एडवांस हो गई है हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जिससे कि हम प्रेगनेंसी को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि अगर प्रीटर्म डिलीवरी होती है, समय से पहले डिलीवरी हो जाती है, सो हम बच्चे को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो आइडियली प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले जब भी कोई कपल प्रेगनेंसी करने के बारे में सोचता है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो डॉक्टर आपको जैसे कि मैंने बताया कुछ रूटीन टेस्ट हैं आपके कराएंगे, यही देखने के लिए कि कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं है जिसके कारण हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। बीपी चेक करेंगे, आपका वज़न चेक करेंगे, कुछ टेस्ट होते हैं जैसे थैलेसीमिया स्क्रीन हो गया, वेरिसेला या रूबेला मार्कर्स होंगे जो वो चेक करेंगे, जो कि प्रिवेंटेबल भी हैं कि अगर हमें उनका स्टेटस पहले पता लग जाए तो हम कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस ले सकते हैं कि बच्चे को दिक्कत ना आए। फिर डॉक्टर आपको एक फॉलिक एसिड की गोली शुरू करेंगे। फॉलिक एसिड एक बहुत ही अच्छी दवाई है जो अगर प्रेगनेंसी में सही टाइम पे प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले हम शुरू कर दें तो बच्चे में काफ़ी नुक्स नहीं होते, बच्चे की धड़कन ठीक रहती है, बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और हार्ट अच्छे से बनता है। देन अब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आपको रूटीनली जैसे जैसे आपके डॉक्टर बुलाएंगे वैसे विजिट्स पे भी जाना है और अल्ट्रासाउंड्स भी कराने हैं। जितनी जल्दी हमें दिक्कत कोई पता लग सकती है उतना अच्छा और उतना इजी उसका इलाज होता है। इलाज में हमारे पास लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, कुछ दवाइयाँ हम दे सकते हैं, कुछ प्रोसीजर्स हम कर सकते हैं, कुछ मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि बच्चे की ग्रोथ कम है। अब पहले ज़माने में अगर ऐसा कुछ पता ही नहीं लगता था, है ना, अब अगर पता लग जाता है तो हमारे पास दवाइयाँ हैं जो हम मरीज़ को दे सकते हैं। हम मॉनिटरिंग प्रॉपर कर सकते हैं कि चलो ग्रोथ तो कम है बट बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। और अगर इन कॉम्प्लिकेशंस के रहते हुए जल्दी डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ती भी है तो हमारी जो निकू जिसे नियोनेटल आईसीयू बोलते हैं, आजकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो छोटे बच्चों को भी संभाल सकते हैं, उनकी वेलबींग इंश्योर कर सकते हैं ताकि नॉट ओनली इन फिज़िकल फॉर्म बट मेंटल डिफॉर्मिटी भी इन बच्चों को ना हो। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी जिसके लिए आपका लंबा तजर्बा है और बहुत सारे ऐसे कपल्स जो हार चुके होते हैं जब आकर आपसे मिलते हैं तो उनको नई ज़िंदगी मिलती है, जैसे आप प्रेशर कम करते हैं उनका, काउंसलिंग में आप टाइम लगाते हैं उनको, और जब उनको आप गाइड करते हैं कई बार तो सिंपल रीजंस होती हैं और वो दे कंसीव, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैं ये मानती हूँ कि साइंस इतनी एडवांस है कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि बच्चा ना हो पाए। प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हमें दिक्कत का पता नहीं होता, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, फैमिलीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाती, तो डिले हो जाता है डायग्नोसिस में, हमें दिक्कत का पता नहीं लगता, या हम ऐसी देसी दवाई लेना शुरू कर देते हैं, पंडितों के चक्कर में पड़ जाते हैं। सो दिक्कत तब आती है अगर हम प्रॉपर एक अच्छे डॉक्टर को इस चीज़ के लिए अप्रोच करें। डॉक्टर आपकी टारगेटेड इन्वेस्टिगेशंस कराएगा, मतलब कि ओवरीज़ में दिक्कत है, यूट्रस में दिक्कत है या सीमेन में दिक्कत है, एंड उस दिक्कत के हिसाब से आपका इलाज करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज हो नहीं सकता या किसी कपल को बच्चा हो नहीं सकता। सही ट्रीटमेंट के साथ इट इज़ पॉसिबल। ऐसा सबसे बड़ी बात है मेंटल प्रेशर जो आप रिलीज़ करते हैं, और कई पेशेंट्स जिनको समय का नहीं पता होता कि कब हम लोगों ने आपसे मिलना है, और जब आप उनको गाइड करते हैं, कई बार सिंपल रीजंस, कई बार थायराइड, कई बार ट्यूबरक्लोसिस, क्या कहना चाहेंगे कि वो प्रेशर ही इतना रख लेते हैं, और सोसाइटी का प्रेशर
क्योंकि लोग पूछने लग जाते हैं हाँ हो गया तो कि नहीं होया। जैसे उनका माइंड सेटअप है जो वो और नेगेटिव में चला जाता है, उनको लगता है कई बार तो सिंपल वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती और अनडिफाइंड ही वो अपने आप को इतना नेगेटिव में ले जाते हैं। और जब आप लोग उनको गाइड करते हैं, आप उनका प्रेशर कम करते हैं, आप उनसे प्यार से बात करते हैं, तो वो लोग कंसीव कर जाते हैं। स्ट्रेस मेजर फैक्टर है कि कपल्स कुछ कंसीव नहीं कर पाते। डेफिनेटली इंडियंस उसमें सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पेरेंट्स का प्रेशर बहुत होता है, पड़ोसियों का प्रेशर बहुत होता है, सोसाइटी का प्रेशर बहुत होता है। सो व्हाट आई बिलीव इज़ कि ये जो इनफर्टिलिटी का दिक्कत होता है ये कपल के बीच में रहना चाहिए, हस्बैंड और वाइफ के बीच में रहना चाहिए। किसी भी थर्ड पर्सन को अपार्ट फ्रॉम योर डॉक्टर इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करो। आप दोनों के बीच में बात रहनी चाहिए। अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसे करवाओ, अपने डॉक्टर से मिलो, खुल के बात करो। जितने ज़्यादा लोगों को आप इस चीज़ में इन्वॉल्व करोगे उतनी स्ट्रेस तो डेफिनेटली बढ़ता ही जाएगा। तो ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करना है। बाकी यस, अपने डॉक्टर से बात करो। अगर आपका डॉक्टर अच्छा है तो डेफिनेटली आपका स्ट्रेस दूर कर देगा, और स्ट्रेस दूर होने से हमारे 50% सक्सेस रेट बढ़ जाता है। क्या सब आपका जो सिनेरियो है, जैसे आप सेवा कर रहे हैं, आप केवल कंसीव में विश्वास नहीं रखते, आपका माइंड होता है कि बच्चा उसकी गोद में देना। लोग कंसीव कर जाते हैं, आपको तब तक रहता है कि नहीं हमने बच्चा उनकी गोद में देंगे तब हम मानेंगे कि हमने उसको कोई जीवन दान, उसको बच्चे का जो सुख है, संतान सुख, हमने उसको प्राप्ति कराई है। क्या कहना चाहेंगे कि जब वो कंसीव कर जाता है उसके बाद जो प्रेशर सिचुएशंस, क्योंकि एक बच्चा 2 बच्चे बहुत ही कम आजकल ये है चीज़, और उसमें प्रेशर सिचुएशन जैसे लेट मैरिजेस और हर चीज़ हर्डल बनी होती है, और आप जैसे उनको गाइड करते रहते हैं एंड दे वो अपने डिलीवरी भी बढ़िया हो जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि कंसीव करना अंत नहीं है। कंसीव करने के बाद हेल्दी प्रेगनेंसी होना, हेल्दी प्रेगनेंसी के बाद एक हेल्दी बेबी घर लेके जाना, अल्टीमेटली तो हमें यही चाहिए कि हम हेल्दी बेबी घर लेके जाएं। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर की विज़िट्स रेगुलर रखो। जो टेस्ट आपको बोल रहे हैं वो आप कराओ, जो अल्ट्रासाउंड्स बोल रहे हैं वो आप कराओ। अब हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसा बोलते हैं, मम्मीज़ और मदर इन लॉज आपको बोलेंगी कि हमारे तो इतने अल्ट्रासाउंड हुए नहीं थे, तुम्हारे इतने अल्ट्रासाउंड की क्यों ज़रूरत है। अल्ट्रासाउंड तो हार्मफुल होता है, ये बच्चे को नुकसान करता है, इसमें हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं। सो ट्रीटमेंट के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो मिथ्स हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, जो हमें अच्छी ट्रीटमेंट लेने से इनहिबिट कर रही हैं, इनको भी हमने दूर करना है। साइंस में विश्वास करना है, उन चीज़ों पर विश्वास करो जिसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस है, जो सिर्फ मिथ है, अंधविश्वास है। इट इज़ हाई टाइम, अब हम 21st सेंचुरी में है कि अब उन मिथ्स में हमें विश्वास नहीं करना है। सो डॉक्टर की सलाह लो, उसे अच्छे से फॉलो करो। सबसे पहली चीज़ जो हम किसी भी बीमारी या किसी भी दिक्कत को दूर करने के लिए कर सकते हैं वो है एक्सेप्टेंस। पहले हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको वो बीमारी समझ लग रही है, अगर आपको एक्सेप्टेंस है कि ये बीमारी है, इसका ये मैं करूँगी तो इलाज अच्छे से हो जाएगा, तो आई थिंक उसका 70-80% इलाज हो ही जाता है, बाकी तो फिर दवाइयाँ ही हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपका लंबा एक्सपीरियंस है और आप वो डॉक्टर माने जाते हैं यूट्रस को बचाने वाले डॉक्टर, क्योंकि आमतौर पर ये बात कहती है कि जब गुप्ता मैडम की बात आती है तो वो कोशिश करते हैं कि यूट्रस बच जाए, क्योंकि लोग आते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर साहब मैंने तो आप हमारा यूट्रस रिमूव कर दें। आप जब उनको गाइड करते हैं कि नहीं, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है भाई, इससे आप बीमारियों से बचते हैं, इसको जो कुदरत ने हमें चीज़ हमारे साथ है तो वो हमारे साथ ही है, और ऐसे आपने बहुत सारे केस जो है वो ठीक है। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि यूट्रस हमें अननेसेसरी नहीं निकालना चाहिए। कुछ समय पहले इंडिया में यही फॉलो हो रहा था, इनफैक्ट शायद आजकल भी हो रहा होगा पेरिफेरी में, कि कोई भी यूट्रस की दिक्कत आती है तो लोग ये बोलते हैं कि यूट्रस का काम पूरा हो गया है, बच्चे पैदा हो गए हैं, फैमिली कंप्लीट है, अब यूट्रस निकाल दो। इनफैक्ट मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनकी उम्र सिर्फ 23 या 24 साल है, 2 बच्चे हो गए हैं और उनका भी यूट्रस रिमूव कर दिया गया है। ऐसी भी लेडीज़ मैं देख रही हूँ जिनका यूट्रस के साथ जिसे हम ओवरीज बोलते हैं, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो रिमूव कर दी गई हैं, जिसके कारण अर्ली मेनोपॉज की दिक्कत आ रही है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ एसोसिएटेड है।
सो ऐसा नहीं है। हर ब्लीडिंग की दिक्कत या कोई रसौली अगर आपकी ओवरीज या यूट्रस में है तो उसका इलाज यूट्रस रिमूव करना नहीं है। साइंस बहुत एडवांस्ड है, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ इंट्रा यूट्राइन इम्प्लांट्स होते हैं जिसे हम लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल के इम्प्लांट्स होते हैं जो आपकी रसौलियाँ भी श्रिंक कर सकते हैं, आपकी ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। देन हिस्टेरोस्कोपिक प्रोसीजर्स होते हैं, मतलब जो दूरबीन से हम बच्चेदानी के अंदर देख सकते हैं। अगर कोई बच्चेदानी की लाइनिंग बढ़ी हुई है, बिना किसी बात के ब्लीडिंग हो जा रही है, या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है, या फिर कोई पॉलिप है, तो उसमें यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, हम बीमारी को ही रिमूव कर सकते हैं। सो इसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंट की, जनता की, ताकि वो सही डॉक्टर को कंसल्ट कर सके और उन्हें कोई सही डॉक्टर बता सके कि इसके लिए यूट्रस रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। एक माइनर सी दवाई से या माइनर से प्रोसीजर से उनकी दिक्कत सेटल हो सकती है। जैसा पीसीओडी जो कि एक ऐसी प्रॉब्लम है तकरीबन हर चौथी पांचवी बच्ची में हमें मिल रही है और उसके लिए आप स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, आपकी बड़ी लंबी चेन है। जब डॉक्टर गुप्ता का नाम आता है तो वो कहते हैं नहीं मैंने भी वहाँ से करा, मैंने वहाँ से, क्योंकि आप लोगों ने ऐड बहुत कम की है। अब देखिए सिनेरियो ऐसा आ गया कि सारे लोग जो है इसके ऊपर आ रहे हैं, ऑनलाइन के ऊपर आ रहे हैं। आपने तो ऐड भी बहुत कम की अपनी ज़िंदगी में। आपका तो काम था कि हमने काम करना है और वो काम के साथ ही हमें उसका रिस्पॉन्स मिले, और वो आपको मिल रहा है। लंबी चेन है, आपने लंबा समय बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के साथ काम किया है। क्या कहना चाहिए? पीसीओडी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल। जैसे आपने कहा कि यंग लड़कियों में 17-18 साल की लड़कियों में पीसीओडी अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा कॉमन है। पीसीओडी क्या है, क्या ज़रूरी है इसके बारे में समझना कि जो अगेन लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम बहुत ज़्यादा जंक खा रहे हैं, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एक्टिविटी बाहर नहीं है, हम लोग बाहर जाके खेल नहीं रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई रनिंग नहीं कर रहे हैं। और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण क्या होता है, वज़न बढ़ता जाता है। वज़न बढ़ता है तो शरीर में कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसके कारण एग्स ठीक से नहीं बनते। बहुत सारे एग्स एक टाइम पे दिखने शुरू हो जाते हैं जिनमें से कोई मैच्योर नहीं होता। इसीलिए इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहा जाता है, मतलब मल्टीपल सिस्ट वाली ओवरीज़ की बीमारी। अब इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? हर्स्यूटिज्म, हेयर की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, चिन्स पर, स्टैश एरिया पर, चेस्ट पर, टमी पर थिक हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, एक्ने, पिंपल्स की दिक्कत हो जाती है। फिर अपना बच्चा कंसीव करने में लेटर ऑन दिक्कत होती है और मेंसेस स्किप होने शुरू हो जाते हैं। अगर पीसीओएस की बात करें तो इसमें और भी फीचर्स आ जाते हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं, जैसे बीपी जल्दी बढ़ सकता है, शुगर की दिक्कत हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। इलाज इन दोनों चीज़ों का क्या है? डेफिनेटली जेनेटिक फैक्टर्स प्ले अ रोल, बट हमने एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है। जब से बच्चे को समझ है, बच्चा जब छोटा है तब से उसे आदत डालनी है कि बाहर जाके खेलना है, कुछ एक्टिविटी डेली करनी है, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 आवर दौड़ के आना है, बास्केटबॉल खेलो, स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, जंक नहीं खाना है। अब आप बोलोगे कि हर रोज़ बच्चे बर्गर्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, मोमोज़ खा रहे हैं, वज़न अननेसेसरी बढ़े जा रहा है। इसके कारण पीसीओडी ज़्यादा हो रहा है। और इलाज बहुत सिंपल है, सिर्फ पीसीओडी का ही नहीं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल से लिंक्ड है। तो अपने बच्चों को बताना कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है, उन्हें इंश्योर करना कि हम अच्छे तरीके से जिएं, सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, स्कूल जाएं, घर वापस आके एक्सरसाइज करें, हेल्दी खाना खाएं, ऑयली फ्राइड खाना नहीं खाना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें अगर हम बहुत अर्ली स्टेज से बच्चों को सिखाना शुरू कर देंगे, नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ भी, तो पीसीओडी की दिक्कत भी कंट्रोल में आएगी, प्रेगनेंसी भी हेल्दी होएगी, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे भी हेल्दी होंगे, मीनोपॉज भी हेल्दी होगा, एंड बुढ़ापा जिसे कहते हैं वो भी हेल्दी होगा जैसा होना चाहिए।
ये तो बेसिक है कि हमें हेल्दी जीना है। अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई से ज़्यादा, किताबों से ज़्यादा ये सिखाएं कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें एंडोमेट्रियोसिस की बात कर लें हम लोग, और भयंकर से भयंकर जो हमें आजकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए भी आप लोग माइनर प्रोसीजर्स आपके पास हैं, मेजर प्रोसीजर आपके पास हैं, और आप एक ही छत के नीचे सारी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है जिसमें जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, जो ब्लड शेड होता है यूट्रस से हर साइकिल में, हर मेंसेस के दौरान, वो अंदर भी कहीं डिपॉजिट हो जाता है। आम भाषा में हम ऐसे इसे समझाएंगे। वो बच्चेदानी में डिपॉजिट हो सकता है, उसे एडिनोमायोसिस बोलते हैं। वो ट्यूब्स में डिपॉजिट हो सकता है, ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं उसके कारण। वो ओवरीज में डिपॉजिट हो सकता है जिसके कारण चॉकलेट सिस्ट या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बन सकते हैं। इनफर्टिलिटी का ये एक मेजर कारण है। एंड पेन, बहुत ज़्यादा अनबेयरेबल पेन होता है इसके कारण। सो एंडोमेट्रियोसिस डेफिनेटली एक ख़राब चीज़ है जो किसी भी लेडी को अफेक्ट कर सकती है। बट देन इसके भी इलाज है अगर सही टाइम पे। क्या होता है कि अभी कोई 17-18 साल की लड़की है, या लेटेस्ट से 36 ईयर्स की भी है, पेन हो रहा है, तो हम उसे डिसरिगार्ड कर देते हैं कि कोई बात नहीं, पेन तो होता ही है मेंसेस में, क्या ज़रूरत है, कोई बात नहीं, 2-3 दवाई दे दो, ठीक हो जाएगी, या और भी कुछ बुरा बोल देते हैं हम, है ना। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने डॉक्टर के पास जाना है, बच्चे को दिखाना है कि उसको कोई बीमारी तो नहीं है। डॉक्टर आपको कुछ मे बी हार्मोनल टेस्ट कराए, कुछ अल्ट्रासाउंड कराए, एंड अगर सब कुछ ठीक है तो डेफिनेटली हम दे सकते हैं दवाइयाँ, पेन की दवाइयाँ दे सकते हैं। बट एंडोमेट्रियोसिस अगर डायग्नोज हो जाए, सही टाइम पे डायग्नोज हो जाए, तो हम अनबेरेबल पेन, अनबेरेबल सफरिंग, कुछ चीज़ें हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ इंट्रायूट्राइन इम्प्लांट्स हैं जिससे हम बचा सकते हैं। सो आई थिंक कि इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि लेडीज़ की सफरिंग या गर्ल्स की सफरिंग को डिसरिगार्ड नहीं करना है, अच्छे तरीके से उसे सुनना है, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, यू हैव लॉन्ग डाटा, आपने हमें समय दिया और इतना कीमती समय दिया, लंबे समय से आप लोग सेवा कर रहे हैं। ये आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपसे जुड़े रहें, और हमारी जो भी ऑडियंस है, चाहे वो पंजाब में है, हरियाणा में है, हिमाचल में है, या कनाडा में है, किसी भी कंट्री में देख रहे हैं, हम लोग आपका सभी ऑडियंस की तरफ से भी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने पूरी अवेयरनेस दी है, और जैसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए आपने गाइड किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।